Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 10th of August 2020. 10 अगस्त 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. इसके अलावा नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, सी सैट चैनल की लिंक, जहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा. एक सारे वीडियोस बन गए, लगभग 20 से 40 वीडियो बन चुके हैं उसमें, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं उस चैनल को. प्लस वहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं सी सैट रिलेटेड, जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं. तो दीज आर द लिंक्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट फ्रॉम योर साइड. अपनी तरफ से आप उसको लाइक कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आपको करने हैं. पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2019 वाज पब्लिश्ड रिसेंटली बाय. ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट इनमें से कौन पब्लिश करता है? ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड बैंक, बी क्रेडिट स्विस, सी ऑक्सफैम इंटरनेशनल, या डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नॉन अलाइंड मूवमेंट. एनएएम के बारे में, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में स्टेटमेंट्स आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द मूवमेंट हैज इट्स ओरिजिन इन द एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बैंडंग इंडोनेशिया इन 1955. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द 18th नाम समिट वॉज हेल्ड इन बाकू अजरबैजान. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन. Question number 3 is Marawa Island, sometimes seen in news recently, is for which of the following reasons? Marawa Island इनमें से कौन से reasons के कारण न्यूज़ में था? Options are A, oldest known natural pearl was discovered in this Neolithic site. B, island revealed by melting glaciers in the remote Arctic. C, world's first island which satisfies 100% of its energy needs through nuclear technology. या D, none of the above. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स स्नो लेपर्ड्स कैन बी सीन. स्नो लेपर्ड्स इनमें से कहाँ देखे जा सकते हैं? 1 इज सिक्किम, सेकंड इज हिमाचल प्रदेश, थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ इज जम्मू एंड कश्मीर. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ऑल एक्सेप्ट 1, ऑल एक्सेप्ट 1 and 4, all except 2 and 4, all of the above. So these are the 4 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Answer जरूर दीजिएगा. These 4 questions are 4 topics which can come in the UPSC prelims examination. तो आप इनके आंसर जरूर करिएगा. Let's see the news analysis part. The first news is Defense Ministry to impose import embargo on 101 items. तो अब क्या कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री? क्या कर रही है? 101 प्रोडक्ट्स में, डिफेंस प्रोडक्ट में इम्पोर्ट एम्बार्गो लगा रही है. इम्पोर्ट एम्बार्गो का मतलब कि अब उसको बाहर से नहीं लाया जाएगा, उसको हमारे यहाँ की जो लोकल हमारी इंडस्ट्रीज हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब हैं जो डिफेंस के, उनके थ्रू उसको प्रोक्योर किया जाएगा, ताकि जो इंडिजनाइजेशन है डिफेंस फोर्सेज में वो बढ़ाया जा सके. ठीक है ना. सो क्या पॉलिसी है डिफेंस में समय जो चल रही है? सो गवर्नमेंट इंटेंड्स टू रीच अ टर्नओवर ऑफ $25 बिलियन. ओके, $25 बिलियन का टर्नओवर चाहिए इंडिया को इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स के थ्रू. ओके, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स के थ्रू $25 बिलियन का हमको टर्नओवर चाहिए. देन we also expect to export products worth nearly $5 billion. हम $5 बिलियन का अपना एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं. $25 बिलियन तक का टर्नओवर हम इंटेंड कर रहे हैं थ्रू द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड दैट इन एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ओवर 200 करोड़, तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस का जो कि 200 करोड़ से ज़्यादा का है, no foreign company can participate in the tendering process. For any government contract over 200 करोड़, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो 200 करोड़ से ज़्यादा का होगा, उसमें कोई भी फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है. उसमें कोई भी फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. दिस इज द न्यू पॉलिसी. ये पॉलिसी के अंदर एक नया चेंज है, इसको याद रखेगा. इन एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफेंस रिलेटेड टू मोर देन 200 करोड़, 200 करोड़ से ज़्यादा का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, no foreign company will be allowed to participate in the tendering process. We will help Indian defense manufacturers. Okay, Indian manufacturers को help करना चाहते हैं basically. This year 52,000 crore items are to be brought only from Indian. Okay, केवल Indians के थ्रू ही ये 52,000 करोड़ तक के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाने की बात की जा रही है. So these are the things which are happening. and क्यों हो रही है? क्योंकि अभी LAC में जो स्टैंड ऑफ हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसके बाद हमने ये समझ लिया, और कोविड-19 दोनों का इम्पैक्ट है. इसके बाद हमने ये समझ लिया है कि बेसिकली अगर हम इंडिजनाइजेशन करेंगे तभी हम आगे के टाइम पीरियड में हम
सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है ना। वी नीड नॉट टू डिपेंड अपॉन एनीवन। केट लॉन्चेस चाइना क्विट इंडिया कैंपेन। तो अभी याद रखिएगा, ट्रेडर्स बॉडी है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बोलते हैं। दे हैव लॉन्च्ड अ चाइना क्विट इंडिया कैंपेन, चाइना क्विट इंडिया कैंपेन। दिस इज फॉर कॉलिंग द चेक्स ऑन चाइनीज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन इंडिया। चाइना का जो फुटप्रिंट इंडिया में बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किया है बाय दिस ट्रेडर्स बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। केट ने लॉन्च किया है। एक और चीज बता दो, केट ने भी कुछ दिनों पहले ये भी अनाउंसमेंट किया था कि वो भारत मार्केट प्लेस लॉन्च करने वाले हैं, भारत मार्केट प्लेस लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। तो भारत मार्केट अगर आपसे कोई पूछे कौन लॉन्च करने वाला था, तो वो भी केट ही लॉन्च करने वाला था। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ई कॉमर्स इन सब का यूज़ करके एक इंडिजनाइजेशन के पर्पज से भारत मार्केट भी लॉन्च करने वाले थे, ठीक है ना। सो ट्रेडर्स बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स किसने लॉन्च किया? चाइना क्विट इंडिया कैंपेन केट ने लॉन्च किया, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। साइंटिस्ट्स फाइंड 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज इन माथेरन। तो साइंटिस्ट को लगभग 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज मिली हैं इन द माथेरन रीजन। सो दिस हैज बीन फाउंड आफ्टर अ गैप ऑफ 125 years. So after a long gap of 125 years, scientists found 140 rare species of butterflies, including 77 new ones in Matheran. Okay, and the last time butterflies were codified in this eco-sensitive zone was in 1894. 1894 में last time इस eco-sensitive zone में codify की गई थी butterflies. There then a researcher identified 78 स्पीशीज। उस समय 78 स्पीशीज हुई। तो 125 सालों के बाद फिर से यहाँ पे कोडिफाई किया जा रहा है बटरफ्लाइज को। एंड एक पेपर आया था जिसका नाम था फाइंडिंग द फॉरगॉटन जेम्स, फाइंडिंग द फॉरगॉटन जेम्स revisiting the butterflies of Matheran after 125 years. तो दिस वाज द रिसर्च पेपर बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम BNHS, यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये पेपर, रिसर्चर थे, उन्होंने ये पेपर रिलीज किया था, फाइंडिंग द फॉरगॉटन जेम्स, फाइंडिंग द फॉरगॉटन जेम्स रिविजिटिंग द बटरफ्लाइज ऑफ माथेरन। माथेरन जो आपका है महाराष्ट्र में है, ये तो आपको पता होना चाहिए, माथेरन महाराष्ट्र में है। BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में बता देता हूँ आपको। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, इट वाज फाउंडेड ऑन 15 सितंबर 1883, 1883 1883 में 15 सितंबर को ये बनाया गया था। BNHS फाउंडेड ऑन 15 सितंबर 1883 इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया engaged in conservation and biodiversity research. It is engaged in conservation and biodiversity research, and BNHS is a partner of BirdLife International in India. It's the partner of BirdLife International in India. याद रखिएगा, बना कब था ये? 1883 में बना था। लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया विच इज इंगेज्ड इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च से ये रिलेटेड है, ठीक है ना। इट्स अ पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया। इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, एंड इट हैज बीन कॉल्ड दैट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका लोगो जो है उसमें ग्रेट हॉर्नबिल बना हुआ है, और दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसने एक्सेंचर के साथ मिलकर के एक इंटरनेट ऑफ बर्ड्स प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया। तो अगर याद रखिएगा, इंटरनेट ऑफ बर्ड्स प्लेटफॉर्म अगर आपसे पूछा जाए किसने लॉन्च किया है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने एक्सेंचर के साथ मिलकर के इंटरनेट ऑफ बर्ड्स का ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स फ्रॉम द फर्स्ट 5 पेजेस। अब हम मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। अ न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया US टाइज, अ न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया US टाइज। तो यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया US अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें। पहले ऑथर ने पास्ट एक्सपीरियंस बताया कि जब विजय लक्ष्मी पंडित उस समय UN में थी और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उस समय एक ऑफर आया था US के द्वारा। ये बोला गया था कि आपको हम UNSC का मेंबरशिप देंगे, लेकिन चाइना को हम अनसीट कर देंगे। जब ये बात जवाहरलाल नेहरू को पता चली कि चाइना को अनसीट करके हमको UN की मेंबरशिप दी जा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ने जवाहरलाल नेहरू उस समय ये कहा था
वी सर्टेनली डिजर्व अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, हम सीट एक डिजर्व करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना, वी विल नॉट गेट दैट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। सो दिस वाज द इंटरनेशनल मतलब कि जो एथिकल डिप्लोमेसी थी जिस लेवल की, वो ये थी कि जवाहरलाल नेहरू क्लियरली सेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। नेहरू नॉट ओनली डिक्लाइंड द यूएस ऑफर टू इंडिया टू बिकम अ यूएनएससी परमानेंट मेंबर विद वीटो पावर, बट इंस्टेंट कैंपेन्ड फॉर चाइना टू टेक अप द सीट। न केवल जवाहरलाल नेहरू ने सीट के लिए मना कर दिया, बल्कि उन्होंने चाइना को ये भी कहा कि आप ये सीट ले लो, ये सारी चीज़ें लो, ठीक है ना। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। सो ये तो पास्ट थोड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद यूएसए जो था ना, वो यूएसए थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान की तरफ टर्न होने लगा। ऑथर का कहना है कि वो पाकिस्तान की तरफ टर्न होने लगा, जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान को सियाटो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया। एंड दे लिबरली गेव देम एड एंड आर्मामेंट्स, उन्होंने उनको एड भी प्रोवाइड की और आर्मामेंट्स यानी कि हथियार भी प्रोवाइड किए। याद रखिएगा, यूएस ने पाकिस्तान को सियाटो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया और सेंटो का सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स विच पाकिस्तान के लिए जो यूएसए ने किया। ओके, यूएसए डिड फॉर पाकिस्तान। अब ऑथर यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि टुडे देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया यूएस के रिलेशन में आज नई अपॉर्चुनिटीज हैं, दो इट इज नॉट अ क्लीन स्लेट, बट नई अपॉर्चुनिटीज है जिसको कि हमको यूज करना चाहिए। एक चीज ऑथर ने जरूर कही है कि यहाँ पे जो रिलेशंस डिपेंड करेंगे वो डिपेंड करेंगे इन द इलेक्शन रिजल्ट्स, इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जो बाइडेन हैज ऑलरेडी टेकन अ हॉस्टाइल स्टैंड अगेंस्ट अवर गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया की उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया है जो बाइडेन ने। एंड जो लेफ्ट विंग और लिबरल्स हैं इन द यूएस, दे आर हाईली क्रिटिकल ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट लीडरशिप है, द लिबरल्स एंड द लेफ्ट विंग आर हाईली क्रिटिकल ऑफ दैट। ओके, जैसे कि उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अपोज किया है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपोज की है, वही ऑथर ने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई है। नाउ ऑथर इज सेइंग कि कहाँ कहाँ हम यूएस के साथ अपने रिलेशंस इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। वी शुड फर्स्ट रियलाइज दैट इंडिया यूएस रिलेशंस रिक्वायर गिव एंड टेक ऑन बोथ द साइड्स, इंडिया एंड यूएस रिलेशंस रिक्वायर गिव एंड टेक ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड से गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी जाके ये रिलेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। इंडिया नीड्स यूएस हार्डवेयर मिलिट्री इक्विपमेंट, पहला क्या है, इंडिया नीड्स यूएस हार्डवेयर मिलिट्री इक्विपमेंट, इंडिया डज नॉट नीड यूएस ट्रूप्स टू फाइट आवर बैटल्स अगेंस्ट चाइना ऑन आवर बॉर्डर, हमको उनकी ट्रूप नहीं चाहिए, लेकिन हमको उनके हार्डवेयर मिलिट्री इक्विपमेंट जरूर चाहिए। देन यूएस नीड्स इंडिया टू फाइट हर एनिमीज इन द नेबरहुड सच एज अफगानिस्तान, यूएस को हमारी जरूरत कहाँ पड़ेगी, इन द नेबरहुड, जैसे अफगानिस्तान में। हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हम अपनी ट्रूप्स को वहाँ भेज करके यूएस को ये कह सकते हैं कि आप अपनी ट्रूप्स को, यू कैन रिलीव दैट ट्रूप टू योर हाउस, ओके, आप अपने घर में उनको ले जाओ। इंडिया नीड्स द सपोर्ट ऑफ यूएस एंड इट्स अलाई, इंडिया को अब यूएस की और उसके अलाई की जरूरत क्यों पड़ेगी, इजराइल की जरूरत पड़ सकती है साइबर वॉरफेयर में, सैटेलाइट मैपिंग में अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, जो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करते हैं, हार्ड इंटेलिजेंस ऑन द टेररिस्ट, इन सब चीज़ों में हमको इजराइल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड कंट्रोलिंग द मिलिट्री एंड इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इन पाकिस्तान, तो अगर मिलिट्री और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस हमको पाकिस्तान के ऊपर रखनी है, उसके लिए हमको इजराइल की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया नीड्स द यूएस टू कम्प्लीटली डेवलप द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अगर हमको अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को डेवलप करना है तो भी हमको यूएस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। हम यूएस की मदद से उनको वहाँ पे बेसिकली नेवल और एयरफोर्स बेसिस तैयार कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे यूएस के एलाइज की मदद भी ले सकते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया। सो वी नीड द सपोर्ट ऑफ दीज कंट्रीज, यूएस एंड देयर एलाइज ऑल्सो, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें कि क्या और क्या जरूरत पड़ सकती है, इंडिया नीड्स टेक्नोलॉजी सच एज थोरियम यूटिलाइजेशन, अब हमको और कुछ टेक्नोलॉजीज चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में हमको यूएस की और यूएस के एलाइज की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे थोरियम यूटिलाइजेशन, थोरियम क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है उसमें सेकेंड और थर्ड स्टेज का जो है उसमें थोरियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। देन डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर, इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी जरूरत चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स
but not Walmart and US universities to start campuses in India as proposed in the new national education policy draft. अब ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वॉलमार्ट को इंडिया में ले आ लें या यूएस यूनिवर्सिटीज को इंडिया में लेके आ जाएं, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा है कि हमको कोलैबोरेशन करना है बट लिमिटेड स्कोप रखना है, हमको कुछ चीजें लिमिट भी करनी पड़ेगी, हमको अपना एडवांटेज भी देखना है। अब ऐसा नहीं कि आप 100% FDI यूएस से अलाउ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे ये भी पॉइंट उन्होंने दिया है कि वी मस्ट अलाउ, जैसे कि हमको कुछ चीजें अलाउ करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द यूएस मस्ट अलाउ इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बॉस इंडिकस मिल्क। यूएस को अलाउ करना चाहिए इंडिया के एक्सपोर्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, इंक्लूडिंग बॉस इंडिकस मिल्क विच आर ऑफ हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इन द वर्ल्ड। देन FDI शुड बी अलाउड इनटू इंडिया सेलेक्टिवली फ्रॉम अब्रॉड। हमको सेलेक्टिवली FDI अब्रॉड से लानी चाहिए, इंक्लूडिंग फ्रॉम द यूएस, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एग्जाम्पल एडवांटेज, सॉरी, ठीक है ना। तो जो इकोनॉमिक थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की, उसका पूरा वो करना चाहिए। जब तक हमको एडवांटेज है तभी तक हमको कोई चीज़ अलाउ करनी चाहिए। जैसे FDI अगर आप अलाउ कर, तो ऐसा नहीं कि आप बिना किसी लिमिटेशन के 100% FDI अलाउ कर दो, ठीक है ना। सो दैट इज वॉट वी शुड कीप इन माइंड। सो अगला पॉइंट ऑथर ने कहा है कि टैरिफ्स ऑफ बोथ इंडिया एंड द यूएस शुड बी लोअर्ड। दोनों तरफ से, इंडिया और यूएस दोनों तरफ से टैरिफ को कम करने की जरूरत है। एंड इंडियन रुपी शुड बी ग्रेजुअली रीवैल्यू टू 35 टू $1। इंडियन जो रुपीज है दैट शुड बी ग्रेजुअली रीवैल्यू टू 35 रुपीज टू $1। लेटर विद द इकोनॉमी पिकिंग अप द रुपी रेट शुड गो बिलो 10 टू द $1। तो सुब्रमण्यम स्वामी का ये भी कहना है कि ₹35 पर $1 लगभग लाना चाहिए, और आगे और जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमको लगभग ₹10 $1 के हो जाने चाहिए। So that is what are the suggestions given by the author regarding the India and the US relations. I hope you got clarity regarding them. क्या क्या पॉइंट है, कहाँ पे कितना कोलैबोरेट करना, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने ऑथर ने दिए थे। ब्रिंगिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक इनटू द पॉपुलर इमेजिनेशन। अब ऑथर ने ये आर्टिकल लिखा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के बारे में, और न्यूक्लियर जो वॉरफेयर है उसके रिस्क को हाईलाइट करते कहा है कि न्यूक्लियर का यूज़ कम से कम होना चाहिए, और जैसे जो कंट्रीज़ हैं आर्म्स रेस में दौड़ रही हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि न्यूक्लियर जो इफेक्ट्स हैं उसके बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हिरोशिमा नागासाकी का। लिटिल बॉय जो 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था, एटॉमिक बम का नाम था, और फैटमैन जो था वो नागालैंड में गिराया गया था, वो 9 अगस्त को गिराया गया था, ये दोनों के नाम। फिर वहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक आर्टिकल आया था 2-3 दिन पहले जिसमें हिबाकुशा का नाम था। हिबाकुशा क्या होता है? हिबाकुशा मतलब वो लोग जो सर्वाइवर्स हैं, सर्वाइवर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग, दे आर नोन एज द हिबाकुशा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि द न्यूक्लियर रिस्क्स आर लर्किंग टुडे ऑल्सो, लर्किंग बिलो द सर्फेसेस एंड दे आर ग्रोइंग। वही वाली बात है कि जो आर्म्स रेस चल रही है और जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रही है कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्क को पेनिट्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ा रहा है। Among the risks of nuclear use, the highest likelihood is that of the advertent escalation due to miscalculation, misinterpretation. ऑथर का यहाँ पे मिसपरसेप्शन। तो ऑथर का ये कहना है कि जो डेंजर्स हैं न्यूक्लियर के, वो ये नहीं कि उसका इंटेंडेड यूज किया जाएगा या बहुत सोच समझ के कि न्यूक्लियर का यूज किया जाएगा। सोच समझ करके न्यूक्लियर का यूज कोई नहीं करता है। तो ऑथर ने कहा कि जो न्यूक्लियर का यूज है, एस्केलेशन, वो एक ऐसे टाइम पे होगा जब मिसकैलकुलेशन होगी और मिसपरसेप्शन होंगे। ओके, सो दैट विल नॉट बी न्यूक्लियर का अटैक कोई कंट्री तब नहीं करेगी जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करेगी, वो तब करेगी जब मिस कैलकुलेशन होंगे। सो पॉसिबिलिटीज क्यों बढ़ गई हैं ऑफ एन अनइंटेंडेड यूज ऑफ न्यूक्लियर? पहला देखो, स्ट्रेस्ड इंटर स्टेट रिलेशन, जो स्टेट्स हैं उनके रिलेशन स्ट्रेस्ड है। अनचेक्ड स्ट्रेटेजिक मॉडर्नाइजेशन एज आर्म्स कंट्रोल अरेंजमेंट्स विदर, तो आर्म्स कंट्रोल जो है वो खत्म हो गए एक तरीके से प्रोग्राम्स, और स्ट्रेटेजिक मॉडर्नाइजेशन कंट्रीज कर रही हैं, ठीक है ना। Adoption of nuclear postures that peddles the benefit of limited nuclear war. Emergent technologies creating new anxieties, जो emergent technologies हैं वो भी anxieties create कर रही हैं। Advancing capabilities of cyber attacks on nuclear command and control, cyber attacks का भी वो बढ़ता जा रहा है, तो उसकी capabilities भी बढ़ रही हैं on the nuclear command and control. Then blurring lines between conventional and nuclear डिलीवरी, तो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर डिलीवरी के जो डिफरेंस है वो हट गए हैं, मिट गए हैं। पहले क्या था कि न्यूक्लियर उसको डिलीवर करना भी टफ था, तो थोड़ा लोग घबराते भी थे, लेकिन अब वो इतना इजी हो गया कि कहीं से भी आप न्यूक्लियर वॉरफेयर का भी यूज कर सकते हो। इंडक्शन ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैपेबल ऑफ हाई स्पीड एंड मैन्यूवरेबिलिटी, तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ गई जो मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड वाली हाइपरसोनिक,
मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड वाली जो मिसाइल्स हैं उनके थ्रू डिलीवरी और ज़्यादा ईजी हो गई है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग, अब AI का यूज़ किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग में, एंड ये बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर रहा है टू क्रिएट अननोन रिस्क, इट इज़ क्रिएटिंग अननोन रिस्क। नाउ द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेट्स आर ग्रोइंग एंड द ट्रस्ट ऑफ इंटरस्टेट इज डिमिनिशिंग। याद रखिएगा, कैपेबिलिटीज जो है कंट्रीज की वो ग्रो कर रही हैं और ट्रस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। सो इस कारण से बहुत ज्यादा जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है वो हो सकता है दैट कैन बिकम अ पॉसिबिलिटी इन द कमिंग फ्यूचर, अब ऑथर ने यहाँ पे ये भी बोला है, बहुत सारी चीजें बताई हैं और general awareness of the horrors accompanying a nuclear war is therefore needed and it need to be revived since the high level of public apathy and political complacency has brought us to the threshold where the risk remain high but the desire to address them is low। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो अवेयरनेस है न्यूक्लियर हॉरर्स के कि क्या क्या न्यूक्लियर हॉरर्स के मतलब इम्पैक्ट होते हैं न्यूक्लियर वॉरफेयर के, न्यूक्लियर अटैक के, तो वो लोगों के सामने बार बार सामने लाना चाहिए, वो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथर का ऐसा कहना है कि न्यूक्लियर हॉरर्स के जो रिस्क हैं और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने बार बार ले आओ, क्योंकि लोग भूलते जा रहे हैं कि क्या इसके रिस्क हैं, क्या वो है, ठीक है ना। एंड जो एक मतलब गलत फेथ लोगों को डिटरेंस के ऊपर है, मैंने उस दिन भी कहा था कि लोग डिटरेंस को सोचते हैं कि डिटरेंस बिल्कुल फाइनल सोल्यूशन है, कि लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास भी न्यूक्लियर है, सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर है, तो सामने वाला न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। बट वी नेवर नो, हम नहीं पता कि कब कौन गुस्से में कैसा क्या डिसीजन मेकिंग कर दे, ठीक है ना। ऑथर ने सजेस्ट किया कि एक मीडिया कैंपेन की ज़रूरत है, आप एक मीडिया कैंपेन करो, लोगों को अवेयर करो, लीडरशिप को अवेयर करो कि क्या इसके फिजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, हेल्थ, इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं एक न्यूक्लियर वेपन के। तो एक मीडिया कैंपेन के थ्रू आप लोगों के सामने वो दोबारा से हाईलाइट करो, और क्या डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल रखता है न्यूक्लियर वेपन, दैट इज नीडेड टू बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द लाइमलाइट। Okay, and this will compel the leaders to rationalize their weapon requirement. It will force nations to find ways to reduce the nuclear risk, and it will gradually pave the path towards eliminating the nuclear weapons. तो nuclear weapons को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें करने की जरूरत है। तो इसी से लीडरशिप जो होगी वो अपने आप को रेशनलाइज करेगी। Then they will force the nations to find ways of reducing the nuclear risks as well, and it will gradually pave the path towards eliminating the nuclear weapon. अब ऑथर ने यहाँ पे क्रिएटिव मीडिया कैन हेल्प बाय टैपिंग अवेलेबल मॉडर्न मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो वही ऑथर ने कहा है कि भैया क्रिएटिव मीडिया का यूज करो और वो मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके लोगों के सामने ये सारी चीजें लेकर के आएंगे, एंड दैट वे वी विल बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन। एट स्टेक इज आर बॉडली इंटीग्रिटी। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है बेसिकली ये हमारे डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है उसके ऊपर लिखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो केवल और केवल हमारी प्राइवेसी का हनन नहीं कर रहा है, इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग अवर ऑटोनॉमी, डिग्निटी, बॉडीली इंटीग्रिटी एंड इक्वालिटी। क्या क्या चीजें इंपैक्ट कर रहा है? ऑटोनॉमी मतलब जो हमारी विलफुल हमारा वो होना चाहिए कि हम अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। डिग्निटी, बॉडीली इंटीग्रिटी एंड इक्वालिटी कैसे? ऑथर ने एग्जांपल दिया कर्नाटका वॉच का। कर्नाटका क्वारंटीन वॉच करके एक ऐप है जिसके थ्रू हमको क्या करना है कि अपनी आर्ली सेल्फीज हमको अपलोड करनी है जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ। ओके, आर्ली अपने हमको मतलब हर घंटे हमको अपनी सेल्फी अपलोड करनी। तो वहाँ पे एक चीज़ हमारी यही तो बात है, यही तो हमारी ऑटोनॉमी को छीन रहा है, बॉडीली इंटीग्रिटी को छीन रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ ऑटोनॉमी। अब ऑथर ने कहा कि जो डेटा जो कलेक्ट हो रहा है इसका बहुत गलत इंपैक्ट है, स्पेशली फॉर दोज हु आर कंसीडर्ड आउटसाइडर, जैसे कि ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, कई लोग उनके साथ कॉन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि अभी हैदराबाद में बहुत सारे डेरोगेटरी पोस्टर्स आए थे ट्रांस के लिए कि इफ यू टॉक टू अ ट्रांस पर्सन देन यू विल बी गेटिंग कोविड-19 पॉजिटिव। ओके, तो ये ऐसे चल रहे थे। अब ऐसे में मान लो आप उन्हीं ट्रांस पर्सन का डेटा जो है वो पब्लिसाइज करते हो या पब्लिक डोमेन में लाते हो उनके डेटा को, तो वो तो और ज्यादा स्टिग्मा उनके खिलाफ क्रिएट करेगा। इट विल क्रिएट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टिग्मा अगेंस्ट द ट्रांस पीपल, है ना। तो ऐसे यही वाली बात है कि इसलिए पब्लिक शेयरिंग जो पर्सनल डेटा की है इट हैज डेंजरस कंसिक्वेंसेस, तो उससे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। वही चीज ऑथर ने कही कि इट क्रिएट्स ग्रेटर रिस्क ऑफ ग्रेटर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन का भी। तो यही चीज ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं।
PM launches farm infra scheme. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड अ न्यू फाइनेंसिंग स्कीम अंडर द रुपीज 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, उसी के अंतर्गत ये फार्म इंफ्रा स्कीम डेवलप की गई है फॉर सेटिंग अप स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। क्या क्या डेवलप होगी इसमें? स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, एंड दीज स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज विल हेल्प द फार्मर्स इन गेटिंग हायर प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे इसके एडवांटेज होंगे। आप क्या करेंगे? स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप कर रहे हो, प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हो, एंड फार्मर्स को क्या मिलेगा? हायर प्राइजेस मिलेंगे फॉर देयर क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस स्कीम से क्या होगा? द स्कीम विल सपोर्ट फार्मर्स, PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, FPOs यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्री इंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको मदद करेगा इन बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स बनेंगे इस फार्म इंफ्रा स्कीम के अंतर्गत, और पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्वेस्ट के बाद के लिए जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है वो भी बनाए जाएंगे। नाउ दीज एसेट्स विल इनेबल द फार्मर्स टू गेट ग्रेटर वैल्यू फॉर देयर प्रोड्यूस। ऑब्वियस सी बात है, जब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो फार्मर्स को ज्यादा इनकम मिलेगी ही, एंड वो ज्यादा प्राइजेस पे बेच सकते हैं। इससे वेस्टेज भी बहुत ज्यादा कम होगा। अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर दो, जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो नहीं खराब होंगे। अब वो नहीं खराब होंगे तो वेस्टेज कम हो जाएगी ना फिर। तो ये एक याद रखिएगा, फार्म इंफ्रा स्कीम बेसिकली इसका क्या है? 1 लाख करोड़ के अंतर्गत ये टू डेवलप द स्टोरेज फैसिलिटीज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा। आगे मूव करते हैं। अमिड पेंडेमिक इंडिया पाकिस्तान स्पर ओवर इंडस वाटर टॉक्स। तो इंडस वाटर टॉक्स बंद कर दी गई है। इंडस वाटर ट्रीटी याद रखेगा 1960 की ट्रीटी है। इसको मीडिएट किसने किया था? इसको मीडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने टू बी प्रिसाइज IBRD ने किया था, लेकिन वर्ल्ड बैंक अगर आता है तो भी आप सही टिक करिएगा। और 1960 की ट्रीटी है। इसमें जो रिवर्स हैं उनको वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स में डिवाइड किया गया था, याद कर रखिएगा। और वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दी गई थी, जिसके अंदर ICJ आती है, यानी कि इंडस, चेनाब और झेलम आती है, और रबी, ब्यास, सतलज इधर आपकी जो इधर वाली रिवर्स हैं वो आपको इंडिया को जाती है। ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को जाती है, वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को जाती हैं। अब इंडिया के पास राइट है लेकिन रिवर रन ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाने का ऑन द वेस्टर्न रिवर्स ऑल्सो, चेनाब, झेलम और इंडस में भी, प्रोवाइडेड दैट दे डू नॉट इम्पीड द वाटर फ्लो टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का वाटर फ्लो कम ना करे तो हम उस पर रन ऑफ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स। लेकिन अभी पाकिस्तान का कहना है कि जो ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं इंडिया, इससे हमारा जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है, एंड दैट इज इम्पीडिंग द वाटर फ्लो टू पाकिस्तान, उनका ये कहना है। एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर आस्किंग फॉर अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन टू बी सेट अप फॉर दिस। ओके, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की डिमांड उन्होंने की है, ठीक है, याद रखिएगा। अंडमान एंड निकोबार विल बी अ मैरीटाइम हब। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है कि अंडमान एंड निकोबार को एक मैरीटाइम हब बनाया जाएगा, विच विल बी अ पार्ट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी कैंपेन जो इंडिया का है, उसके अंतर्गत उसको डेवलप किया जाएगा। इट विल बी मेड डिजिटली इंडिपेंडेंट। अभी ऑप्टिकल फाइबर्स का नेटवर्क बिछाया जा रहा है चेन्नई से अंडमान तक, एंड दैट विल मेक इट डिजिटली इंडिपेंडेंट। देन ब्लू इकोनॉमी का सेंटर बनाया जाएगा, मैरीटाइम स्टार्टअप बनाया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो इट इज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गंटर पॉली इन 2010 बुक द ब्लू इकोनॉमी, 10 years 100 innovations 100 million jobs। ओके, तो एक बुक आई थी द ब्लू इकोनॉमी, 10 years 100 innovations and 100 million jobs बाय गंटर पॉली, एंड वहां से ये कंसेप्ट आया सामने। बेसिकली इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट है, फिशरीज का डेवलपमेंट है, टूरिज्म का डेवलपमेंट है, क्या क्लाइमेट चेंज में ओशंस का जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे कि कार्बन सिंक की तरह वो काम करते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप लैंड का वेस्ट मैनेज करोगे तो आप ओशियंस को क्लीन रखने में मदद कर सकते हो। ये सारे चीज़ें जो हैं वो ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अंडमान की बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बे आइलैंड भी कहा जाता है, बे आइलैंड्स भी कहा जाता है, एंड midway between peninsular India and Myanmar, spreading like a broken necklace of the north-south direction. Okay, and they represent a typical tropical ecosystem, and that includes an endless stretch of tropical rainforest. तो tropical rainforest पाए जाते हैं। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है, नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक, और इसमें 2 वॉल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि नारकोंडम एंड बैरन। नारकोंडम आपका एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन बैरन जो है अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है। देन अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से ये सेपरेटेड है, एंड लगभग 6 PVTGs यहाँ पाए जाते हैं।
4 इसमें अंडमान के हैं, जैसे ग्रेट अंडमानीज, जरावा, ओंजेस एंड सेंटिनलीज, और निकोबार के 2 हैं, निकोबारीज एंड द शोम्पेन्स। तो निकोबारीज एंड शोम्पेन्स ये 2, तो 6 पीवीटीजीज भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा 6 पीवीटीजीज आर देयर। और जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के, उनमें से एक सुंडा लैंड है। सुंडा लैंड इंक्लूड करता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। सुंडा लैंड इंक्लूड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एज वेल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। अंडमान के बारे में मैंने आपको जो चीजें बताई आपको समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट कोई न्यूज आइटम है या नहीं। यहाँ पे तो कोई न्यूज आइटम नहीं है। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस पार्ट। आंसर्स मैं आपको 1-2 जो भी बता सकता हूं मैं बता देता हूं आपको। आपने अटेम्प्ट तो कर ही दिया होगा ना अभी तक। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2019 कौन निकाला है? तो ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट निकालता है आपका क्रेडिट स्विस निकालता है। ओके, याद रखिएगा ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट आपका कौन निकालता है? क्रेडिट स्विस निकालता है। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मूवमेंट का ओरिजिन जो था वो एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस जो बैंडिंग में हुई थी 1955 में, वहां से होता है। एक्चुअली में जब ये बना था तो 1961 था, बेलग्रेड का समिट था 1961 बेलग्रेड। आपके लिए क्वेश्चन है कि बेलग्रेड कहां पर है, ये मुझे आप बताइए। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू दैट वेयर इज बेलग्रेड लोकेटेड। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 18th नाम समिट जो है वो बाकू अजरबैजान में ही हुआ था, बाकू अजरबैजान में ही हुआ था, है ना। 18th नाम समिट हुआ था। मरावा आइलैंड मैंने पूछा था किसके लिए फेमस है, तो इसका आंसर होगा ए, ओल्डेस्ट नोन नेचुरल पर्ल वाज डिस्कवर्ड इन द न्यूलिथिक साइट। ओके, मरावा आइलैंड में कहां पर है आप बता सकते हैं अगर आप, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। एक बार आप गूगल करके इसकी लोकेशन देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कहां पर मरावा आइलैंड है। चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स स्नो लेपर्ड्स कैन बी सीन। स्नो लेपर्ड्स इनमें से कहां पाए जा सकते हैं? तो ऑप्शंस मैंने दिए थे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे। तो इन चारों जगहों पे ही आपके स्नो लेपर्ड पाए जा सकते हैं। सो दीज आर द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक करिएगा। एंड जो भी आपका प्यार मिलता है दैट इज टू मच फॉर अस, बहुत ज़्यादा है। एंड कीप शेयरिंग दैट, कीप इंक्रीजिंग दैट डे बाई डे। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।